गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं जागो लाहौर, अपना पसंदीदा प्रोग्राम। और जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी को भी हमें साथ साथ जनाब इंजॉय करना चाहिए और हमेशा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस हाल में भी हम लोग रहें खुश रहें। और वैसे भी आजकल का जो दौर है इतना परेशान कुन दौर है कि खुशी एक नायाब शय बनती जा रही है और जब हम नाखुश होते हैं ना तो उसका असर हमारी जिंदगी और हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्ते हैं, उन पर बराह रास्त पड़ता है और ये हमारी जो सलाहियतें होती है उन पर भी असर अंदाज होता है और यहाँ तक कि जो हमारी रोजमर्रा के काम होते हैं उन पर भी नेगेटिव असरात मुरतब करते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारी एनर्जी कम होती है बल्कि उससे हमारे जो काम का मयार है वो भी काफी हद तक मुतासिर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, जो हमें रोजाना की बुनियाद पर मिल रही होती है, उसको खूब इंजॉय करें, उसको खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां ही हमारे लिए जहनी और जिस्मानी सुकून का बाइस भी बनती हैं। तो छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट करना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी जो जिंदगी है वो सुकून में आना शुरू हो जाएगी। और जब आप मुसलसल किसी नेगेटिव चीज के बारे में सोचते ही रहते हैं और जो हालात हाजरा है उससे नजरें मोड़ लेते हैं और यही कहते हैं कि जनाब कोई अच्छी या बड़ी चीज आएगी उसी के बारे में हम सोचेंगे और खुश होंगे, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ हमें एक तजब्जुब में एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां से हमारा जो सुकून है वो छिन जाता है। इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो 2 साल कोरोना की वबा से लड़ने के बाद अभी हमने जरा सुख का सांस लिया ही था और चंद रोज पहले एक तवील अरसे के बाद स्कूलों में भी सेशन का बाकायदा आगाज हुआ। उसके साथ जो हमारी कारोबारी जिंदगी है, मामूलाते जिंदगी रूटीन में आए थे कि कोरोना की जो छठी लहर है वो दोबारा से सर उठाना शुरू हो गई है और रोजाना की बुनियाद पर इतनी तेजी से फैल रही है कि इजाफा होता जा रहा है केसेस में। तो ये सूरत हाल कब तक यूं ही रहने वाली है, ये कितनी खतरनाक है लहर, और बताया जा रहा है कि इसके सिम्टम्स जल्दी नहीं आ रहे जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा कि केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हैं, चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। उनसे जानते हैं तमाम तर सूरत हाल कोरोना की। प्रोफेसर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कोरोना की छठी लहर है, ये आते ही इसका जो फैलाव है ये बहुत तेजी से फैलती जा रही है, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि जैसे पहले भी हमने बड़ी दफा डिस्कस किया, ये वायरस अपनी शक्ल को बदलता रहता है जी। और वो शक्ल बदलने के साथ इसके इफेक्ट्स भी बदलते रहते हैं। हाँ जी। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है ट्रांसमिशन, वायरस की कैपेसिटी एक से दूसरे शख्स में जाने की, अच्छा, इसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, और दूसरी होती है बीमारी की शिद्दत। तो लकीली इस दफा जो बीमारी की शिद्दत है वो तो बहुत कम है, अच्छा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त अस्पताल में चंद लोग ही हैं। और ये जो आप केसेस कहते हैं इसमें थोड़ा सा फर्क ये करना पड़ेगा कि ये वो केसेस नहीं है जिनको इलाज की जरूरत है, ये वो केसेस नहीं है जो अस्पतालों में आ रहे हैं, अच्छा, ये वो टेस्ट पॉजिटिव लोग हैं जिनको जुकाम खांसी की कोई तकलीफ हुई और वो अस्पताल गए। तो अब क्योंकि कानून ये है कि हर आदमी जिसको इस किस्म की कोई बीमारी होगी उसका कोविड टेस्ट किया जाएगा, तो वो जब कोविड टेस्ट किया जाता है तो वो जो पॉजिटिव आते हैं ये वो नंबर है जो आपको 244 आ रहे हैं जी जी। ये खुदा ना खास्ता 244 बीमारी के मरीज नहीं है जिनको इलाज की जरूरत हो, ओके, ये नॉर्मल चलते फिरते लोग हैं जिनको हल्का सा खांसी जुकाम हुआ, तो क्योंकि अब हर खांसी जुकाम के अंदर कोविड का टेस्ट करना लाजिम है, ठीक है, तो वो माइल्ड से सिम्टम से भी, इसलिए लोगों का तसव्वुर ये है कि शायद हमें कोई अलामात नहीं आ रही और हमें कोविड हो रहा है। तो कोविड की नौयत भी बदल गई वायरस के बदलने की वजह से, अच्छा, तो इस वजह से आपको कोई अलामात खास नहीं आ रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद लोग अस्पतालों में दाखिल नहीं हो रहे और अस्पतालों में हमारे पास बहुत थोड़े मरीज हैं इस वक्त पूरे पंजाब में, अच्छा, और हमारे ऑक्सीजन वाले बेड भी सारे खाली पड़े हैं, वेंटिलेटर वाले भी सारे खाली पड़े हैं, सिर्फ लाहौर में एक मरीज है। इस वाली वेव का ये कह सकते हैं कि फैलाव ज्यादा है, हाँ, जो स्वेरिटी है वो कम है, और फैलाव भी शायद इसलिए ज्यादा है कि हम अब उन्हीं लोगों पे सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं जिनको ये अलामात होती हैं, जिसको खांसी हुई जुकाम हुआ, वो आम पब्लिक में टेस्ट नहीं हो रहा। पहले आपको याद होगा 35,000 40,000 टेस्ट होते थे, तो अब 2,000 2,500 टेस्ट होते हैं। सो ये पहले ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं किन लोगों पे टेस्ट करना है, अच्छा, तो इम्कान तो लॉजिकली उसमें ज्यादा होगा ना कि जिसको बुखार है उसमें कोविड का इम्कान ज्यादा होगा। सो पहले तो हम चलते फिरते सड़क पे लोगों को टेस्ट कर रहे थे, उसमें फिर रेशो कम हो जाती। अभी भी अगर हम टेस्ट बहुत ज्यादा कर दें
तो शायद ये 10% ना रहे, ये 2% हो जाए या 1% हो जाए। हाँ जी। तो अच्छी बात ये है कि डरने की बात नहीं है। और ये आपने जो अपना नाम रखा हुआ ना जागो लाहौर, इसको अब साथ कह दें जागते रहो, जागो और जागते रहो। ठीक है, ठीक है। तो अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि अभी भी हमें इस सिलसिले में तमाम एहतियात जारी रखनी चाहिए की जरूरत है। और पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए कि आप ये देखें कि शायद ये इंसानी तारीख का और मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि 2 साल में आपने इतनी खौफनाक वबा को काबू भी कर लिया और आपकी मोर्टेलिटी और अस्पतालों में दाखिले बहुत कम हो गए, नेग्लिजिबल है। अब तो नेग्लिजिबल है। देखिए ना, निमोनिया से, खांसी जुकाम से भी तो लोग अल्लाह की मर्जी से रेलत कर जाते हैं। तो अब वही सूरत हाल है, ये एक माइल्ड फेज में, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये वायरसेस की जो बीमारियां होती हैं इनके बारे में कभी नहीं कुछ कहा जा सकता कि ये कब दोबारा फैल जाएं, कब बढ़ जाएं, इनकी शिद्दत में इजाफा हो जाए। मौसम भी आ रहा है, फिर सर्दी में वैसे जुकाम खांसी नज़ला बढ़ जाता है, लोग इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं, कमरे बंद हो जाते हैं। तो ये मास्क पहनना हमें वैसे भी फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि आगे अक्टूबर नवंबर से लाहौर और पंजाब के इन इलाकों में स्मॉग आ जाएगी। तो स्मॉग से एलर्जी और रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ जाती हैं। तो ये हमें लोगों को बताना चाहिए कि मास्क पहनना ना कोई ऐसी परेशानी की बात है, ना कोई तकलीफ दे बात है, और इससे आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे, ना सिर्फ कोविड से, खांसी जुकाम से, नज़ला से, एलर्जी से, एस्थमा जिसको कहते हैं, उसको ये सब चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो ये हमें एम्फसाइज ज़रूर करना है, लेकिन कोविड इस वक्त को परेशान कुन सूरत हाल में नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसी कौन सी अलामात हैं फिर के जिसकी बिना पर हम लोग कोविड का टेस्ट कराएं? वही तो बता रहा हूँ। अब इस वक्त कानून ये है कि अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, अच्छा, फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी, ठीक है, जिसमें आपको खांसी है, जुकाम है, जिस्म में दर्द है और आपको हेडेक है, और वो टिपिकल अलामात जो कोविड की थी कि जायका खत्म हो जाए या खुशबू पहले वाली सेंस खत्म, अगर वो भी हों तो इन सब सूरतों में कोविड टेस्ट इंडिकेटेड है। ठीक है। और अब जो हमने एक छोटा सा असेसमेंट किया उसमें यह है कि बहुत से कोविड पॉजिटिव लोग वो हैं जिनको प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंट बीमारी नहीं है। ठीक है। तो आपको ये नंबर्स पीसीआर पॉजिटिव हैं, ये मरीज नहीं है। सही। लेकिन वो बन तो सकते हैं ना, कॉज बन सकते हैं किसी और को लगाने के। हाँ, वो स्प्रेड के, इसीलिए तो हम ये टेस्ट किए जा रहे हैं कि उनको हम फिर मशवरा देते हैं कि आप क्वारंटाइन कर लें, अपने आप को अलहदा कर लें ताकि आप फैलाएं ना। मगर एक अच्छी चीज़ की तरफ भी देखना चाहिए ना। जैसे इकबाल ने बहुत पहले वो अपने फारसी के शेर में कहा था अल्लाह ताला को कि तू शब आफरीदी चिराग आफरीदम, कि तूने रात बनाई तो मैंने चिराग बना लिया, तूने मट्टी बनाई तो मैंने प्याला बना लिया। तो अल्लाह ने वायरस बनाया तो इंसानों ने वैक्सीन बनाया। तो असल पैगाम ये है, मास्क भी पहने और वैक्सीनेशन भी करवाएं। अभी भी अस्पताल में सिर्फ वही मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर वापस याद कर लें। अच्छा, कि अल्लाह ने वायरस बनाया, इंसान ने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन आपके फायदे के लिए। जी जी बिल्कुल। तो अगर इंसान ने मिट्टी से प्याला बनाया और आप पानी फिर जानवर की तरह पियेंगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर प्याला मौजूद है तो प्याले में ही पिए ना। तो वैक्सीन आपके लिए बनी है, सब लोग वैक्सीन लगवाएं। और अब तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि वो तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो प्रोटेक्शन का भी एक सर्टेन एलिमेंट है उनमें और बीमारी की शिद्दत। लेकिन डॉक्टर साहब वैक्सीन की भी तो एक दुरानिया है ना कि उसके बाद आपने दोबारा से बूस्टर डोज लगानी है। देखें ये एक नई बीमारी है। हाँ जी। इसके कोई कवानीन नहीं है। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है। किसी को कोविड के बारे में इल्हाम तो नहीं ना होना। अब हमने सीखना है वक्त के साथ साथ। तो अभी तक जिस तरह दुनिया में तहकीक होती जाती है, हमारा सेल उस सारी को रिव्यू करता है और उसके बाद हम गाइडलाइंस इशू कर देते हैं। अच्छा। सो फिलहाल हमने गाइडलाइंस ये इशू की हैं कि वो लोग जो इस बीमारी से शदीद मुतासिर होने वाले ग्रुप में हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको कोई और बीमारियां हैं, उनको तो हर सूरत दूसरा बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। ओके। अभी आम आदमियों के बारे में ये इतनी मुसद्दका इतला नहीं है कि क्या सबको दोबारा लगवाना चाहिए, लेकिन वैक्सीन वाफिर मिकदार में मुहैया है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए वैक्सीन लगवाने में हरज भी कोई नहीं। तो जिनको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उनको जाना चाहिए आराम से किसी हेल्थ फैसिलिटी में और बूस्टर लगवाना चाहिए। बूस्टर डोज लगवा लें, और बूस्टर डोज अगर फर्स्ट भी लगवा लिए तो उसके 6 महीने बाद भी लगवा लीजिए। हम वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। अच्छा। क्या हर एक को जरूरत है कि नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए फिर कोई भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोई भी बूस्टर लगवा पहले एक था। हाँ बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो कुछ एविडेंस है कि जो आपने पहले लगवाई थी किसी और से बूस्टर लगवाएं तो ज्यादा फायदा। अच्छा, मिक्स एंड मैच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला करके लगवा लें, किसी एक पे इन्हिसार ना करे, किसी एक चीज पे। लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर साहब खबरें पे सुनने में आई थी कि शायद स्मार्ट लॉकडाउन भी लग जाएगा अगर इसकी शरह में बढ़ जाएगी। अभी ऐसा कुछ कंसिडरेशन नहीं है, अभी ऐसा कुछ ज़ेरे गौर नहीं है।
क्योंकि हमने जो पैमाना बनाया हुआ है वो बीमारी की शिद्दत का, ठीक है, क्योंकि देखिए मुल्क में चलना भी तो है ना, आपकी इक्तिसादी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, वो सारी चलनी भी तो है, आप बंद तो नहीं कर सकते। लॉकडाउन का एक खास टाइम होता है, कोई भी मुल्क की इकोनॉमी एक खास हद से ज्यादा लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो लॉकडाउन एक एक्सट्रीम मेजर है, और लॉकडाउन सिर्फ तभी सोचा जाता है जब आपके अस्पताल भरने लगते हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन अगर लगेगा तो ये लोगों की वजह से लगेगा। तो एहतियात है, आप एहतियात कर लें तो आप लॉकडाउन से बच जाएंगे, लेकिन मुमकिन सूरत जो लॉकडाउन की है वो सिर्फ वही है कि लोग बिल्कुल एहतियात ना करें। ठीक है, वही है कि हम लोगों ने एहतियात करने, जैसे हमने पहली और दूसरी लहर में इतनी एहतियात की थी कि हम उसके ऊपर काबू पाने वाले हो चुके थे, और दोबारा से जब हमने बेहतियाती शुरू कर दी है तो ये हमारे ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो चुका है और वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने SOPs का खास तौर पर ख्याल रखना है, जिसकी बार बार हम लोग आपसे तलकीन करते हैं इस चीज़ की। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और कोरोना के हवाले से जो नई वेव इसके आ चुकी है उस पर बात कर रहे थे हम कि किस तरह उससे हमने बचना है, और उसकी वही है SOPs का ख्याल रखना, और दूसरा अपनी जो वैक्सीन का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर 6 महीने हो चुके हैं आपको फर्स्ट डोज पे, तो अब आप दूसरी भी बूस्टर डोज जाके लगवा लें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जनाब मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए सोशल मीडिया के हवाले से, तो आजकल तफरी का सबसे आम जरिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही समझा जाता है, और सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, और हम सब दिन में कई कई घंटे उन ऐप्स पर गुजारते हैं, और सोशल मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लाखों रुपए माहाना भी कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देखें तो कई लोग ना सिर्फ अपना और दूसरों का वक्त जाया करते हैं बल्कि मुल्क की साख भी खराब कर रहे हैं। सोशल मीडिया में टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल अगर उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टिकटॉक का इस्तेमाल रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है, और दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लेकिन इस ऐप पर सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां और नाजेबा कंटेंट पाकिस्तान से ही अपलोड किया जा रहा है। हालिया एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बताया गया है कि टिकटॉक ने कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 2022 की पहली छमाही में पाकिस्तान से तकरीबन 12.5 मिलियन वीडियोस हज़फ कर दी गई हैं। हज़फ की जाने वाली जो वीडियोस है वो इतनी बड़ी तादाद के साथ पाकिस्तान दुनिया भर में अब टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियां करने वाले मुमालिक में दूसरे नंबर पर आ चुका है, जो एक इंतहाई शर्मनाक बात भी है हमारे लिए। तो टिकटॉक के मुताबिक हज़फ की जाने वाली 1.5 करोड़ जो वीडियोस थी उनका कंटेंट इस काबिल भी नहीं था कि उन वीडियोस को टिकटॉक पर मुसलसल रखा जाता। तो शोहरत की इस दौड़ में हम किस तरफ जाते जा रहे हैं? क्या हमें अपने मुल्क और कौम की इज्जत और वकार का ख्याल भी नहीं रहता है? तो मुआशरे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस कदर बढ़ने से कौन कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं या फिर ले रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमने आज दावत दे रखी है, वहाब यूनिस हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। वहाब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। वहाब, ये जो इतनी बड़ी तादाद में टिकटॉक ने जो हज़फ की हैं वीडियोस, खासतौर पर पाकिस्तानी जो लोगों की 1.5 करोड़ आप कह लें, 12.5 मिलियन, क्या वजह है इसकी? और इतनी बड़ी तादाद में जब वीडियोस को या फिर कंटेंट को बैन किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मुझे इस शो पे इनवाइट किया। देखिए, टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली एक वेबसाइट है, एक ऐप है। देखें, हर चीज़ के अंदर जो है ना, जब भी कोई भी नई चीज़ आती है उसको यूज़ करने के हमेशा से 2 तरीके होते हैं, या तो वो सही तरफ जाती है या वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर चीज़ को हमेशा से ही नेगेटिव पहले लाया जाता है, पॉजिटिविटी बाद में लाई जाती है। उसकी वजह है, उसकी सबसे बेसिक वजह है कि उसको यूज़ करने के लिए आपको जो तरीक़ेकार है वो गाइडलाइन दी ही नहीं जाती। अच्छा।
अगर हम टिकटॉक तो चलें, एक ऐसी ऐप है ना जहां पर कंटेंट आपने डाला और टिकटॉक ने ऑफ कर दिया, बैन कर दिया, इससे मतलब ऐसा इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसी चीज की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, जैसे अमेज़न। जी जी, 1-2 साल पहले अमेज़न जब पाकिस्तान के अंदर आया तो ये एक बड़ी एक अच्छी चीज थी, हर बंदे ने इसको अप्रिशिएट किया और ये एक वाकई पॉजिटिव साइन था हमारी इकोनॉमी के लिए, जिस पे हम इन्हिसार करते हैं। अभी पिछले दिनों अमेज़न ने हजारों अकाउंट डिसेबल कर दिए। एग्जैक्टली 5000 5000 प्लस जो है अकाउंट उन्होंने डिसेबल कर दिए, जो कि अब ये एक डर पैदा हो गया है कि कोई पता नहीं कि अमेज़न जो है अपनी जो है वो सर्विसेज को पाकिस्तान में टोटली बैन ना कर दे, तो जिससे हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। मेरा बताने का मकसद दोनों ही इंटरनेट के ऊपर काम करने वाली चीज बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, ठीक है। मेरा बताने का मकसद, कंपैरिजन देने का मकसद ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर चीजों को प्रॉपर तरीके से ना सही गाइडलाइन देने की वजह से आप ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। अगर हम यही चीजें प्रॉपर अपने माशरे के अंदर, जैसे कि अब ये प्रोग्राम हो रहा है, ये उसी का एक है कि आपने किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर जाए। जैसे कि आप टिकटॉक पे जो बैन किया जा रहा है कंटेंट, ये चौथी दफा टिकटॉक वैसे पाकिस्तान के अंदर बैन हुई थी, लेकिन अब उन्होंने फिर इतनी पॉलिसी सख्त कर दी कि अब वो कंटेंट को अब तकरीबन 2 करोड़ के करीब उन्होंने, ये जो आप बता रहे हैं 1.5 करोड़ के करीब उन्होंने वीडियो जो है वो डिसेबल की है। उसकी वजह ये है कि लोगों के पास शऊर नहीं है, उनको पता है कि सिर्फ यहाँ पर आप इस तरह का नाजेबा कंटेंट डाल के मशहूर हो सकते हैं, उनको सिर्फ ये पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके ऊपर अगर आप इंफॉर्मेटिव या अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करके या उसकी इंफॉर्मेशन देकर भी पैसा कमा सकते हैं। बेसिक मकसद तो मशहूर होना है ना, और पैसा कमाना है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन मुझे ये लगती है कि हमारे पास जो बेसिक जो गाइडलाइन है वो ठीक नहीं जाती हमारे लोगों तक। अच्छा, अभी अगर सिर्फ टिकटॉक की बात कर लें तो इसकी गाइडलाइंस है क्या, किस तरह हमें मिलेंगी? अगर हम लोगों ने इस एप्लीकेशन में जाना है, इसको यूज करना है, तो कहाँ से गाइडलाइंस मिलेंगे हमें? इसकी गाइडलाइन सिंपल है। वैसे तो टिकटॉक की अपनी भी पॉलिसी की एक प्रॉपर एक डायरेक्टरी होती है। किसी भी कंपनी के अगर आप वेबसाइट जाते हैं या ऐप यूज करते हैं तो उनकी अपनी एक गाइडलाइन, एक पॉलिसी होती है और वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अच्छा, हर कंट्री की गाइडलाइंस डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये फेसबुक ले लें, ट्विटर ले लें, लिंक्डइन ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, जितनी भी सोशल ऐप्स है, इन सब की गाइडलाइन की अपनी एक प्रॉपर एक होती है। पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको जैसे मैंने बताया चौथी दफा बैन पिछले दिनों हुआ था। जी। तो पाकिस्तान और चाइना ने, जो बेसिकली चाइना की ऐप है, तो उन्होंने मिलके कुछ एक नई पॉलिसीज को बनाया कि जिसके अंदर आप कोई भी वल्गर चीज आप नहीं डाल सकते, इस तरह का कंटेंट को, तो वो आपके पास वेबसाइट पे मौजूद है, ऑलरेडी उनकी ऐप पे मौजूद है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इस गाइडलाइन में अगर हम ये ऐड कर दें इस तरीके से कि आपने एंटरटेनमेंट तो दिखानी है, लेकिन एंटरटेनमेंट को अगर आप यूज करते हुए इंफॉर्मेशन की शक्ल में, जैसे कि आप लाजमी नहीं है कि आपने डांस ही करना है तो आपको टिकटॉक के ऊपर जो है वो ज्यादा व्यूज मिलेंगे। आप उसके अंदर अगर आप मेकअप, फॉर एग्जांपल अगर फीमेल है, वो मेकअप आर्टिस्ट भी बन के अपने आप को शो कर सकती है, उस पर भी व्यूज मिलेंगे। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया के अंदर ना एक चीज हमारी सोसाइटी में समझने की जरूरत है, चाहे आप फेसबुक ले लें, चाहे आप टिकटॉक ले लें, चाहे आप ट्विटर ले लें, चाहे आप गूगल ले लें या आप यूट्यूब ले लें, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बिकती है जिसपे एडवर्टाइजर भी पैसा देता है, जिसपे वो कंपनी भी पैसा देती है, और वो है कंटेंट। और कंटेंट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। ठीक है, देखिए आपके पास कभी भी प्रॉब्लम आती है या आपने कोई नई चीज सीखनी होती है, या आप फॉर एग्जांपल आपको टेक्नोलॉजी का आपको नए से नए अपडेट करना है, तो आप यूट्यूब पर जाते हैं, लिखते हैं कि एक नई अपडेट, एक नई ट्यूटोरियल। कुकिंग है तो आप नई रेसिपी सर्च करते हैं। आपने कभी कोई मतलब इस तरह का नाजेबा तो नहीं बंदा सर्च कर रहा था, सीधी सी बात। तो ये समझाने की जरूरत है कि कंटेंट बिकता है, तो हम अगर इसी कंटेंट को अगर हम इंफॉर्मेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ले जाएं तो फिर आप पैसा भी कमाएंगे और आपका जो अकाउंट है वो भी ऑफ नहीं होगा। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि टिकटॉक ने पाकिस्तान के अंदर अभी वैसे बीटा वर्जन अपना मोनेटाइजेशन का ऑन कर दी। अच्छा, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि पहले तो आप डायरेक्ट टिकटॉक से पैसे नहीं कमा सकते थे, लेकिन अब मोनेटाइजेशन ऑन होने की वजह से उन्होंने इनकरेज किया है कि आप अपने आप को इन चीजों में लेकर आए। लेकिन ये हमारे देखने वालों को बता दी मोनेटाइजेशन है क्या, इसको किस तरह किया जा सकता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन का मतलब ये होता है कि अभी इसको फुली जो है लॉन्च नहीं किया गया। इन्होंने तकरीबन 10 से 12 कैटेगरीज के अंदर
इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, अपनी मोनेटाइजेशन सिस्टम को। जैसे यूट्यूब भी मोनेटाइजेशन लॉन्च करके उसने काफी अरसे से चला रहा है। फेसबुक ने भी रिसेंटली पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर दी है और उससे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह टिकटॉक जो है वो भी बीटा वर्जन की शक्ल में लेकर आया, जिसमें उसने जो कैटेगरीज रखी हैं उसमें मैं चंद कैटेगरीज आपको बता देता हूँ, जैसे कि फैशन, कुकिंग, मेकअप, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एडवेंचर। मतलब ये वो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर रहते हुए आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए और आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। फिर आपकी एलिजिबिलिटी, इसको कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास आउट होके आप जो है वो उसके थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। टिकटॉक आपके कंटेंट के ऊपर एडवर्टाइजर से ऐड लेके चलाएगा और उससे अगेंस्ट आपको भी पैसा देगा और आप जो है वो डायरेक्ट एडवर्टाइजर से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू एक ही चीज है, आप ये नहीं कर सकते कि कंटेंट से हट नहीं सकते, नहीं हट सकते। अगर कुकिंग का चैनल है तो आप उस पर एंटरटेनमेंट नहीं डालेंगे। अगर मेकअप का है तो आप उस पर कुकिंग नहीं डालेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसका हमारे यूजर को ख्याल रख, इसीलिए तो अकाउंट बंद होते हैं। ये दिस इज द मेन रीजन कि एजुकेशन उस तरीके से पहले आपने गाइडलाइन पढ़नी है फिर ही आपने आगे जाना होता है, तो इस तरीके से आप इस पे पैसा कमा सकते हैं। और अगर जिनका ये गाइडलाइंस नहीं ये लोग इख्तियार करते हैं, उनके ऊपर नहीं फॉलो अप करते, तो उसके बाद उनका मुकम्मल तौर पर बैन हो जाता है या कुछ अरसे के लिए बैन होता है, वो दोबारा से बहाल हो जाता है? अच्छा, इसमें जो है ना हर डिफरेंट चैनल की डिफरेंट पॉलिसीज है। टिकटॉक की अगर बात करें तो उसके अंदर भी वो पहले आपको अलर्ट करता है, आपके कंटेंट को वो इंटीमेट करता है आपको कि जी ये जो आप वायलेशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ आपकी वीडियोस को ब्लॉक करता है, जैसे वीडियोस डिलीट करता है। लाजमी नहीं कि फौरन उनका ये नहीं होता कि वो अकाउंट ही ब्लॉक कर दें, अकाउंट इज डिफरेंट। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स का इशू आ गया है तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि अगर आप किसी की प्रोडक्ट को अपने फोरम्स के थ्रू बेच रहे हैं और वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपने उसे लाइसेंस नहीं लिया, तो अगर वो कंपनी आप पर क्लेम करती है तो आपका अकाउंट ब्लॉक फौरन भी कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी बड़े ब्रांड है दुनिया के अंदर, नाइकी हो गए, इस तरह के जितने भी बड़े ब्रांड है, अगर आपको स्पोर्ट्स शूज बेचते हैं और नाइकी की अगर शूज बेच रहे हैं और टिकटॉक के थ्रू आप बेच रहे हैं या किसी भी चैनल के थ्रू बेच रहे हैं, अगर आपने उससे कॉपी राइट्स नहीं लिए तो आपका अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल भी डिसेबल हो जाएगी। और इवन के उसमें अगर आपने कोई अपना मोड ऑफ पेमेंट या कोई आपने पेपॉल या आपने क्रेडिट कार्ड भी अटैच किए तो वो भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मुख्तलिफ खवातीन को इस चीज का नहीं पता कि वो कपड़े बेचना शुरू कर देती हैं। कपड़े बेचने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला वहां पर आता है कि जब वो किसी XYZ ब्रांड का, चाहे वो लोकल है चाहे वो इंटरनेशनल है, अगर वो उसकी कॉपीराइट्स लिए बगैर या उससे इजाजत लिए बगैर अगर वो प्रोडक्ट बेचती हैं तो फौरन से पहले उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक, क्योंकि उनकी टीम्स भी बैठी होती है, जारी बात है, उन्होंने अपने आप को सेव करना है। तो ऐसे तो नहीं है कि मेरी चीज कोई मेरे से पूछे बगैर बेचना, तो उनके वो ऑलरेडी इतने मतलब एस्टेब्लिश उनके प्रोडक्ट होते हैं, उनकी पूरी टीम बैठी होती है जो इसी चीज को गूगल पे सर्च कर रही होती है कीवर्ड्स के थ्रू कि कौन हमारी प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ये सबसे मेन रीजन है जिसकी वजह से एक सबसे बड़ी रीजन अकाउंट ब्लॉक होने की कि आप लोग कहते हैं जी मैं तो कंटेंट, तो ऐसा कंटेंट भी नहीं है मेरा, मैं तो कपड़े बेच रही हूँ, मैं तो जूते बेच रहा हूँ। लेकिन भाई आप कपड़े जूते कॉपीराइट का मसला, कॉपीराइट्स के बगैर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वायलेशन होती है और अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अकाउंट ब्लॉक, और वो परमानेंट ब्लॉक हो जाता है। परमानेंट हो जाता है, वो नहीं फेसबुक या कोई भी फोरम नहीं ओपन करता जब तक वो कंपनी जो है अलाउ नहीं करती, उनको ईमेल नहीं करती। अच्छा, और ये जो गलत कंटेंट डालते हैं, नाजेबा कंटेंट डालते हैं, इनका भी परमानेंट बंद हो जाता है? अच्छा, इसके ऊपर भी वायलेशन जो है टिकटॉक हो गई या दूसरी कम्युनिटी जितनी भी गाइडलाइंस हो गई, उसके अंदर वो आपको पहले इंटीमेट करते हैं, ठीक है, वार्निंग देते हैं, आपको 1 या 2 या 3 वार्निंग्स के बाद आपके अकाउंट को भी डिसेबल कर दिया जाता है। और उसमें भी मुख्तलिफ इनकी पॉलिसीज होती है कि पहले 15 डेज के लिए, फिर 30 डेज के लिए। अच्छा। और अगर वो फिर भी बाज नहीं आता तो फिर उसको परमानेंट कर देते हैं। लेकिन वहाब आपको नहीं लगता फिर ये आगे डिजिटलाइजेशन का दौर है और इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी और हमारी डेली रूटीन में हमारे साथ साथ चलेंगी, तो उससे पहले हमें बच्चों को अपने कोर्सेज फिर कुछ करवाने चाहिए कि इनके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, गाइडलाइंस कौन कौन सी हमें अडॉप्ट करनी है, किस तरह उन्हें आगे लेकर जाना है? बिल्कुल ऐसा ही है, और इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा लोग अब इस पे काम कर रहे हैं। हम खुद इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो इस सोच के साथ अब मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ
कि हम अब छोटे बच्चे को हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, वो गेम खेलने की बजाय गेम डेवलप करके खेले। जब उसका माइंड फ्रेम ही आप इसी तरीके से डेवलप करना शुरू करेंगे कि बेटा आपने वेबसाइट यूज करनी है लेकिन बना के यूज करनी है, आपने एप्लीकेशन यूज करनी है, आप एप्लीकेशन गेम बना के आप उसको यूज करो। और हमारे पास ऐसी हमारी बेसिकली PNY ट्रेनिंग्स में ऐसी कई सक्सेस स्टोरीज है कि अभी लास्ट डेज में हमने 8th स्टैंडर्ड के एक बच्चे ने 2 वीक्स के अंदर पूरी गेम डेवलप की और उसकी सक्सेस स्टोरी हमारी YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, कोई भी देख सकता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने बच्चों को और अपने लोगों को शुरू से ही सही डायरेक्शन देनी है ना, हाँ जी। अगर आप उसी बच्चे को कहें कि बेटा डांस करके इस वीडियो पे डालो और एक बच्चे को कहें कि आप डेवलप करके एक नई चीज इस पे डालो, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसके अंदर उसके पास क्रिएटिविटी आएगी, उसके अंदर उसके पास स्किल आएगी, उसके पास कॉन्फिडेंस आएगा और आगे आने वाले टाइम के अंदर वो रोजगार कमाने के काबिल हो जाएगा। और इसी तरीके से वो आगे माशरे के अंदर जब वो बच्चा डेवलप होकर बड़ा होगा तो वो एक नए तरीके से पाकिस्तान की कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा होगा और साथ साथ वो इन चीज़ों से भी बच रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ें ना हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते और इवन दो कि हमें पता भी नहीं होता, और हमारे बच्चे जो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, खासतौर पे टिकटॉक की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उस पे जो चल रहा होता है उसी को अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो कहते हैं जो टिकटॉक पे पायनियर्स आजकल जो बहुत ज़्यादा टिकटॉक बनाते हैं और उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनको देखते हैं तो वो कहते हैं वो भी तो कॉन्टेंट नहीं बनाते थे, सिर्फ वीडियो लगा दी और सॉन्ग के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग कर दी और वो फेमस हो चुके हैं, तो हम भी शायद इस तरह फेमस हो सकते हैं। तो ये इस तरह हो सकता है। अब देखिए, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ये सारा जो रोल है ना, ये पेरेंट्स का है। यहाँ पर आके मैं यहाँ पर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहूंगा। एक मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूट्यूब के ऊपर जो पैसा कमा रहा है ना, वो 7 साल का बच्चा है। ठीक है, उसकी 1 साल की जो समझ लें कि $1 मिलियन से ज्यादा अर्निंग है 1 साल की यूट्यूब से। $1 मिलियन जो कि हर साल डबल होती जाएगी। एक 7 साल का बच्चा यूट्यूब पे सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला साउथ कोरिया का बच्चा टॉयज के ऊपर रिव्यूज बनाता है। अच्छा, तो अब इसमें मुझे बताएं कि अगर उसी बच्चे को उसको वो बच्चा नहीं काम कर रहा, उसके पीछे कौन काम कर रहा है? उसके पेरेंट्स काम कर रहे हैं। तो आपने पेरेंट्स ने ये जिम्मेदारी लेनी है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, मेरा बच्चा इन्फ्लुएंसर उसका कौन है। अच्छा, अगर हम देख लें इसी तरह पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के अंदर जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, हाँ जी, वो विलेज बॉय है, जो खाने बनाता है। जी जी, तो वो सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तो इसका कोई ऐसा वजह नहीं है कि आपका जो आप किसको आइडियल अपना बना के बैठे हुए, आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड करना है कि आपने आइडियल किसको बनाना है और आपने किस रोड मैप पे जाना है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रोल, इससे भी जो चीजों के अगर हम पीछे आए तो बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का होता है। वो क्या देख रहे हैं, उनको डायरेक्शन उन्होंने देनी है कि बेटा आपने वही बात आ गई, गेम खेलनी है, बना के खेलनी है, टॉयज खेलने हैं, ये लो मैं तुम्हें यूट्यूब पे बना देता हूँ, ये मैंने फिक्स कर दिया कैमरा, टॉय बनाओ, उसको एडिट खुद करो, बड़े छोटे से इजीएस्ट सॉफ्टवेयर हैं, इजी करना आपको बता देते हैं, आप खुद ही अपलोड करें और अपने चैनल को अपलिफ्ट कर लें। तो डायरेक्शन आपको पेरेंट्स के एंड से मिलती है और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल ही उनका है। पेरेंट्स के हवाले से ये चीज़ें, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, किसको अपना आइडियल बनाकर अपना जो उन्होंने फ्यूचर है वो प्लान आउट किया हुआ है। इस चीज़ पर इन्हिसार मैं ख़ास तौर पर कर रही हूँ कि जनाब अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट वहाब यूनुस मौजूद थे। वहाँ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आएँ और यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, टिकटॉक और बाकी भी एप्लीकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उनका क्या मनफी और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं क्या हो सकते हैं, उन पर आज हमने बात किया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जनाब मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा जिसमें हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के दिल और बागों के शहर कहलवाने वाले शहर लाहौर के वो मसाइल सामने लाए जाएं जिनको जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका सामना शहर लाहौर के बासियों को तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क भर में इस मसले की वजह से बेचैनी का माहौल बना हुआ है।
जनाब, मैं बात कर रही हूँ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से की जाने वाली हड़ताल के हवाले से, जिसकी वजह से शहर लाहौर समेत मुल्क भर में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और लाहौर से बाहर जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना था। गुज़श्ता दिनों ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क की हड़ताल की कॉल से पहले हुकूमत वक्त से चंद मुतालिबात किए थे, जो कि हुकूमत की जानिब से मंजूर ना किए जाने के बायस 2 रोज तक मुल्क भर में हड़ताल जारी रही और लाहौर में सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स ने बाबू साबू इंटरचेंज पर बसेस और दीगर गाड़ियां खड़ी करके अपना धरना रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने टोल टैक्स, अड्डे पर पर्ची समेत दीगर जो टैक्सेस हैं उनको खत्म करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालिबा किया है। लेकिन हमने देखा कि रात गए लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने 2 रोज से जो जारी उनका एहतजाज था उसको 10 मुहर्रम तक मौखर करने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालिबात नहीं माने तो 10 मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद का रुख कर लिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर्स में भी धड़ेबंदी सामने आई है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की है, कुछ ने नहीं की है। तो ये सारा मामला है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है शबीर हैदर जफर हैं। शबीर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शबीर, ये जितनी भी 2 दिन से हड़ताल चल रही थी आप इसको कवर भी कर रहे थे और हमने आपसे बात भी की थी, तो ये क्या कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं कि क्या क्या मुतालिबात थे ट्रांसपोर्टर्स के, मजीद क्या थी, क्या मुतालिबात उनकी तरफ से किए जा रहे थे इस हड़ताल की वजह जो बनी? असल मोनी भाई, इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स की जानब से जो उनका मेजर मुतालबा था वो था जो टोकन टैक्स के साथ हुकूमत की जानब से इनकम टैक्स का इजाफा किया गया। क्योंकि पहले होता था कि गाड़ी आप ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसमें चाहे कार है या बस है या वैगन है, कोई भी है, तो पर सीट के हिसाब से पहले होता था कि टोकन टैक्स के साथ इनकम टैक्स 300 रुपये जमा करवाने होते थे। अब जो नए टैक्सेस आए, वो टैक्सेस लगे, उनमें अब हो गया कि जो नॉन फाइलर है वो 4000 और जो फाइलर है वो 8000 रुपये पर सीट वो इनकम टैक्स जमा करवाएगा। अगर 5 सीटर गाड़ी है तो उसको नॉन फाइलर को 40,000 इनकम टैक्स देना होगा अगर उसने जब टोकन पे करना है या उसने गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है। तो इस हवाले से ट्रांसपोर्टर का ये मेन मुतालबा ये था कि जो हम पहले 25-30 हज़ार में गाड़ी ट्रांसफ़र करवा लेते थे, अब उनको 3.5-4 लाख में गाड़ी की ट्रांसफ़र या टोकन टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत इसके ऊपर नज़रसानी करे और इनको इनकम टैक्स को रिवाइज़ करे और इसका जो टैक्स लगाए गए इनको वापस लिया जाए। उसके बाद जो टोल टैक्स है उसमें इजाफा है तो उनको भी वापस लिया जाए। और साथ साथ उनका मुतालबा था कि जो मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानब से आए रोज़ जो चलान उनके किए जाते हैं, उनका कहना है कि वो नाजायज़ चलान किए जाते हैं। उन चलान का उनका कहना था कि उनका खात्मा किया जाए। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो इंडस्ट्री का दर्जे का उन्होंने मुतालबा किया। उसके साथ कहते थे कि लाहौर जो लारी अड्डा बदामी बाग है, इसमें जो है पर्चा अड्डी के नाम पे जो पैसे वसूल किए जाते हैं वो नाजायज़ किए जा रहे हैं, 12 रुपये से 100 रुपये तक के। मगर यहाँ पे 3 जगह पे पर्चा अड्डे की जो पर्ची है वो रखी हुई, जो लाहौर से निकलते 3 जगह पे उनको अदा करनी पड़ती है। उनका मुतालबा था कि इसको ख़त्म किया जाए और एक रूल बनाया जाए। फिर ये था कि एक उनका जो ड्राइविंग का लाइसेंस है उसका जो असूल है उसको आसान बनाया जाए। फिर रूट परमिट जो होता है उनका कहना था कि जो पूरे पाकिस्तान में दीगर सूबों में जिस तरह रूट परमिट जारी किया जाता है, पंजाब में भी उसका नफाज उससे किया जाए। ये इनके मुतालबे थे। ये तकरीबन कुल मिला के 8 से 10 मुतालिबात 9 मुतालबे थे, 9 मुतालिबात बन रहे हैं। तो इसमें कितने आपको वैलिड लगते हैं जो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किए जा रहे हैं? मुतालबात तो ये सारे वैलिड हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ये वो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं कि जो उनके यानी कि बकौल के उनके लिए वैलिड हैं, कि उनके लिए चाहिए, ये उनकी ज़रूरत है। हाँ। सबसे बड़ा उनका मेजर था कि जो वफाक की हुकूमत के साथ उनका बनता है कि वफाक उनका मामला हल करे जो इनकम टैक्स का है। अब इनकम टैक्स पंजाब गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, ना दीगर सूबे कर सकते हैं, ये FBR का मैटर है और वफाक करेगी तो फिर है। अब इन्होंने 10 रोज़ कबल जो है हुकूमत को एक कॉल दी कि हम 2 अगस्त से हड़ताल पर जा रहे हैं, मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। इसमें इन्होंने की हड़ताल, इनकी कामयाब रही है। 2 रोज़ जो इन्होंने किए, 2 अगस्त को पूरा इन्होंने बंद किया,
तकरीबन 98% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही है। ठीक है। 2% का जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही है, और आप उसको कह सकते हैं कि वो चलती। इसके बाद कल उन्होंने क्या किया, गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 2 बजे के बाद वो गाड़ियाँ सड़कों पर ले आए। उनका कहना है कि हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम जो है ना इसको इस जो हड़ताल है इसको धरने की शक्ल देंगे। उन्होंने बाबू साबू पे तकरीबन कुछ 7 से 8 घंटे बाबू साबू बंद रखे हैं। जो लाहौर से आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसको बंद रखने की वजह से हुकूमत की जानिब से फिर भी उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। जिसके बाद बात की जाए तो तकरीबन को रात गए उन्होंने 11 बजे के करीब उन्होंने फिर ऐलान किया कि हम जो है 10 मुहर्रम अल हराम के बाद अगला फ़ैसला करेंगे कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि हम ये हड़ताल जो है इसलिए मौखर कर रहे हैं कि मुहर्रम अल हराम है, मुहर्रम अल हराम का एहतराम करते हुए जो हड़ताल है इसको अपने को मौखर कर रहे हैं। और इसका जो फैसला है हम 10 मुहर्रम अल हराम के बाद जो है ना अगला फैसला करेंगे कि अमल सोचेंगे कि क्या करने वाले हैं। ठीक है शबीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है हाजी खालिद गुजर साहब हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी के। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताइएगा, 2 दिन आप लोगों की हड़ताल रही है, अब अचानक आप लोगों ने हड़ताल मौखर कर दी है। पहले तो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि हड़ताल मुसलसल जारी रहेगी, जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे हम लोग हड़ताल, ये मुल्क गिर जो हड़ताल है इसको जारी रखेंगे। अब हड़ताल मौखर कर दी गई है, प्रेशर आया है या आप लोगों ने खुद से की है? नहीं जी, हम पे कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं आया, ये हमने खुद मौखर की है मुहर्रम के एहतराम में, क्योंकि अभी जो 10 मुहर्रम तक हमने इसको मौखर किया है और 10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट दायमल बनाएंगे और इस गवर्नमेंट को जो बेहिस गवर्नमेंट है इंशाअल्लाह इसको घुटने टेकने पड़ेंगे और अल्लाह के फजल करम से हम बताएंगे कि हम ट्रांसपोर्टर बरादरी क्या चीज है और क्या पोजीशन रखते हैं। अगला लायामल क्या होगा? अभी तो हड़ताल मौखर की गई है, 10 मुहर्रम के बाद आप लोगों ने फिर क्या सोचा है, क्या करना है? नहीं इंशाअल्लाह अगला लायामल इससे भी जबरदस्त होगा। ये आपने 2 दिन तो देख ही लिया ना, हमने पूरा पाकिस्तान हमारा बंद था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट लायामल होगा ना वो इससे भी ज्यादा मजबूत होगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे सर आप लोग? देखिए जी, हमें इस्लामाबाद का रुख करना पड़ा, इनके वाहनों का रुख करना पड़ा, तो इंशाअल्लाह हम करेंगे। ऐलान तो सर यही सामने आया कि इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा अगर मुतालिबात ना माने गए तो। देखिए जी, ये 10 मुहर्रम तक तो हम 10 मुहर्रम के बाद दोबारा हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और उसमें यही डिसाइड तो यही हुआ है कि इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इनके वाहनों तक इंशाअल्लाह रसद करेंगे हम। ठीक है शबीर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा इस आप बताइएगा कि जो फैसला रात को अचानक किया गया, क्योंकि पहले ऐलान किया जा रहा था कि हम इस हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे, हम ये जो हड़ताल है और ये जो धरना है ये आज का ऐलान किया गया था कि आज हम लाहौर के तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद करेंगे। ये अचानक हो कैसे गया और इसकी वजह क्या हुई है कि क्या मेंबरान की तरफ से कोई ऐसी बात की गई है या हुकूमत की तरफ से कोई आपको ऐसा कोई उम्मीद दिलाई गई है कि आप इसको किसी न किसी तरीके मौखर करें, आपके साथ बैठ के बात की जाएगी? ये हुकूमत की तरफ से तो खैर ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिलाई गई हमें, सिर्फ हम हरम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि रास्ते बंद किए हुए थे हमने, एम्बुलेंस वगैरह पब्लिक लोगों को बड़ी परेशानी थी, जिसकी वजह से हमने ये फैसला लिया कि 10 मुहर्रम तक इसको मौखर करते हैं, क्योंकि मुहर्रम के एहतराम में भी हमने ये अपना फैसला लिया है। तो इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के बाद दोबारा हमारा इजलास होगा और उसमें ऐसा बात तो आपको पहले ही पता था कि मुहर्रम अल हराम में आप जा रहे हैं हड़ताल पे, और हड़ताल के बाद धरने पे अगर आप जा रहे सड़कों पर आ रहे थे तो मुहर्रम का तो पहले भी पता था कि मुहर्रम अल हराम है, इसके एहतराम में या तो पहले ही आप इसको पोस्टपोन कर देते कि पहले ही आप इसको आगे ले जाते 10 मुहर्रम के बाद। 2 दिन हड़ताल करने के बाद ये ऐसा कैसे हो गया? हमें ये नहीं मालूम था कि ये मौजूदा गवर्नमेंट इतनी बेहिस है कि ये कुछ नहीं सोचेगी। हमें तो यही था कि इंशाअल्लाह ये हड़ताल तक नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम हक पे थे, हमारा जो डिसीजन था वो हक पे था कि 300 रुपए से बढ़ाकर अपना 8,000 रुपया उन्होंने इनकम टैक्स कर दिया, इसलिए हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ये हड़ताल तक नौबत आएगी। पहले ही हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाएंगे और अपना ये जालिमाना टैक्स हम वापस लेंगे, इस पेपर हमने ये स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी, लेकिन इतनी बेस गवर्नमेंट है कि इन्होंने हमें पूछा तक नहीं, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो लायमल होगा वो इससे ज्यादा। इंतजामिया के किसी बंदे ने आपसे अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया? कोई कांटेक्ट नहीं किया।
आपके इल्म में है कुछ ऐसा? बिल्कुल, बात की जाए तो लाहौर में जो है असिस्टेंट कमिश्नर आए, अच्छा, एसपी का तो काम था, एसपी इकबाल टाउन की डिवीज़न थी, उसका काम था कि उसने आके जो रोड है उसको क्लियर करवाना था, और एसी का काम था कि एसी आके इनके साथ मुज़ाकरा करता, मगर इनका काम था वफाक के साथ। अब इनका मुतालबा था कि वफाकी हुकूमत में का कोई नुमाइंदा आए हमारे साथ बात करे, मगर वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा ना किसी ने बात की, ना इनके साथ जो है जब तक इनका धरना था किसी ने उनके साथ कोई हम रब्ता करने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। इनका ये था कि हम आज रात भी बैठेंगे और कल से जो है लाहौर के दीगर जो रास्ते हैं जिनमें ठोकर के कहा गया था कि ठोकर न्याज बेग, सगियाँ और रावी टूल प्लाजा, और इसमें जो है तमाम जो शादरा इसको बंद किया जाएगा। तमाम खारजी रास्ते इनका था कि लाहौर से बाहर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगी या कोई भी गाड़ी, और आने वाली जो है उसको नहीं रोका जाएगा। ये कल रात गए तक इनका ये प्लान था, अचानक इनका 10 से 15 मिनट लगे, ये जो है प्लान चेंज हो गया। अच्छा, बिल्कुल प्लान चेंज हुआ है। इसकी नहीं समझ आई कि प्लान चेंज कैसे हो गया। ये अब आयशा बेहतर बता सकते हैं कि इतना अचानक प्लान कैसे चेंज हुआ, क्योंकि 10 बजे मैं उधर से निकला था तो उस वक्त तक यही था कि ये जो है हड़ताल हमारी जो है धरना इसी तरह जारी रहेगा, कल हम मज़ीद इसको आगे करेंगे कि ये शिद्दत अख्तियार करेगा। अब जब मैं निकला, इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब भी तो आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे। तो ये एकदम ये 2 दिन की हड़ताल के बाद इतना ज्यादा जो हम लोगों ने रिपोर्ट किया, उसके बाद अचानक हड़ताल मौखर कर दी गई। भाई साहब, बैकडोर राब्ते तो नहीं हो रहे? तक किसी ने बैकडोर राब्ता नहीं किया जी। अच्छा, और कोई प्रेशर भी नहीं है? नहीं, प्रेशर भी कोई नहीं। आपका भाई साहब जो मुतालबात हैं, इन मुतालबात की रोशनी में आप बताइएगा, क्योंकि इनकम टैक्स आपके कुछ ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि कोई नहीं, जो टैक्स देना है हम देना ही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो आपका मुतालबा है किस हद तक ये मान लिया जाएगा? क्या हुकूमत मान लेगी? क्योंकि जब एक फैसला हो गया है, बिल पास हो गया, टैक्स लागू हो गया, अब टैक्स को वापस करना एक बहुत बड़ा काम है, इस फैसले को रिवाइज करना। तो जो ट्रांसपोर्टर्स आपके समझते हैं कि जी ऐसा कोई मैटर नहीं है, जिन्होंने आपके साथ हड़ताल नहीं की, चाहे उसको आप 2% कह सकते हैं, 5% कह सकते हैं, जो गाड़ियां चलाते रहे हैं, चले 95% बंद की हैं, अब क्या ये आप समझते हैं कि 10 मुहर्रम के बाद इसको कैसे आप कामयाब करेंगे? आप क्या लाएअमल बनाएंगे? देखिए जी, हमारी जो रोजी रोटी का मसला है, एक गाड़ी सालाना 18,000 रुपया इनकम टैक्स अता करती थी, अब वो यकदम 4 लाख रुपए पे चला गया। जिसके पास 10 गाड़ियां होंगी वो तो एक गाड़ी बेच के हर साल एक गाड़ी बेच देगा और अपना इनकम टैक्स अदा करेगा, और 10 साल बाद वो जीरो हो जाएगा। लिहाजा इसको गवर्नमेंट को ये वापस लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इससे पहले भी कई दफा कई फैसले गवर्नमेंट ने किए हैं और उसमें दोबारा अमेंडमेंट की गई है, उनको कम किया गया है। ये जालिमाना जो इन्होंने तरीका अख्तियार किया है, ये ऐसे बनता नहीं है, लीगली भी ऐसे नहीं बनता। हम इंशाल्लाह कोर्ट की तरफ भी रुजू किया है, रेट फाइल करेंगे और अल्लाह के फजलो करना तो हमें कोर्ट भी रिलीफ देंगे। सब बात ये है कि जो आपने अचानक कल इतना ज्यादा मसला भी आया कि लारी अड्डा पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ी निकालने की कोशिश की, उनके शीशे भी तोड़े गए, उनको आपने बहुत एक्शन के साथ उनके ऊपर अमल दरामद करवाया। अब उन बेचारों का क्या कसूर है जिनके आपने कल एक बहुत ज़्यादा ये भी देखने को मिला है और अचानक रात को ये फैसला किया गया? क्या सबको ये लूप में लेके और सबको इत्मीनान में लेके ये फैसला किया गया है? जी, सबको इत्मीनान में लेकर फैसला किया जी। आपको किसी ने गलत रिपोर्ट किया कि हमने हमारी जन्नत स्टैंड से कोई गाड़ी बाहर निकली है उसके शीशे तोड़े, ऐसा कोई नहीं हुआ। जन्नत स्टैंड से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी बाहर नहीं गई और सारे साथी हमारे साथ थे और सबने मिलकर एफर्ट की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मिलकर एफर्ट करेंगे। ठीक है जी, और इसे भरपूर तरीके से करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। हाजी खालिद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी। ऐसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया है। इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब को भी हमने आज ज्वाइन करने के लिए बुलाया था। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी हम मुतालिबात ना ही मानेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं, हड़ताल जारी रखेंगे। आज क्यों नहीं आए, क्या वजह बनी? बस यही वजह है कि उनकी अचानक ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने उसके बाद रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता ही नहीं हुआ उनसे, क्योंकि मैंने उनको पहले। क्यों नजरें चुरा रहे हैं, क्या वजह बन रही है? यही तो समझ नहीं आ रही कि इनका हुआ क्या है। कि अचानक फैसला हुआ है। 10 बजे तक इनका कोई था ऐसा नहीं था। 10 बजे तक हम जब रिपोर्ट करते रहे, यही था कि हम कल कोई ये लाहौर समेत मुल्क भर में तमाम जो अहम शहर हैं उसको बंद किया जाएगा और हड़ताल की जाएगी, धरने दिए जाएंगे। इवन कि अब फैसलाबाद में भी टूल प्लाजा बंद रखा गया था। दीगर शहरों में भी, कोयटा में भी कल हड़ताल थी।
ठीक है। और आज था कि सिंध और बाकी दीगर सूबे जो हैं वो भी हड़ताल पर जाएंगे। ये रात तक ये फैसला इनका था, डिसीजन ये था कि ये हम बंद करेंगे। अच्छा। मगर अचानक आप देखेंगे रात तकरीबन कुछ 10:30 से 11 बजे के करीब ये अचानक फैसला होता है कि जी हम जो है ना 10 मुहर्रम अल हराम तक इसका। तो शबीर ये तो नहीं हो सकता कि जो धड़ेबंदी ट्रांसपोर्टर्स के अंदर भी होगी उसकी वजह से ये चीज़ को किया गया हो? देखें धड़ेबंदी इसमें ये थी कि अगर देखा जाए 2 रोज़ के अंदर लाहौर की तकरीबन 98% मैं आप कहूँगा कि बंद थी ट्रांसपोर्ट। जी जी। एक था 90 जो न्याजी एक्सप्रेस था उसमें न्याजी 99 और न्याजी एक्सप्रेस 2 हैं। न्याजी 99 जो है वो उसने अपनी गाड़ियाँ नहीं बंद की थी, वो चल रही थी। ठीक है। वो मामूल के मुताबिक उसने अपनी गाड़ियाँ चलाई हैं, 2 रोज़ उसने नहीं बंद की। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद थी, लाहौर के अंदर नहीं थी। और अब अचानक इनको क्या हुआ वो तो अब आते आज या इनसे बात जैसे कर रहे थे वो कह रहे थे कि जी हमारे साथ कोई ऐसा राब्ता नहीं था, मैं किसी के साथ कोई बात नहीं है, ना हमें किसी का प्रेशर आया है, हमने खुद फैसला किया। ये तो फैसला अगर इन्होंने करना था तो ये जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम हमारी सोच ये तो पहले ही पता था ना कि मुहर्रम आने वाला है और हम मुहर्रम के दौरान जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। हमें हड़ताल पे जाने नहीं देंगे, हम हड़ताल से पहले हमारी हुकूमत बात सुन लेगी। मगर हुकूमत ने 2 दिन इनकी हड़ताल और 1 दिन का धरना जो है वो भी उनके साथ अभी तक किसी ने राब्ता तक नहीं किया कि उनसे को पूछे कि आप किसी न किसी तरीके हमारे साथ बैठें, क्योंकि ये टैक्स का मामला था। अभी आवाम को नहीं पता कि ये उनकी कारों पे भी टैक्स लग चुका है। बेसिकली ये जो आपकी घर में आप गाड़ी यूज कर रहे हैं ये टैक्स उसके ऊपर भी लागू है, चाहे ये कमर्शियल हो, मतलब हर चीज पे है ना टैक्सेस। ये जो इनकम टैक्स लगा दिया गया है, जो 4% 4000 से 8000 तक है, ये घर की गाड़ी से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक सब पे ये लागू है। अब शबीर देखते हैं कि 10 मुहर्रम के बाद क्या इनका लायामल सामने आता है। ये 2 दिन की तो हड़ताल हमने देख ली है। शबीर हैदर जफर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। शबीर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। तो एक जनाब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हमने बात करनी है पाकिस्तान के असासे के हवाले से, पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट से। आज के शो में मैंने आपकी मुलाकात करानी है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं और कह लें कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। अनीला तालिब उनका नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 6 किताबों की मुसन्निफा हैं, 61 मुल्कों से अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं, इस्लामी स्कॉलर भी हैं और सबसे बढ़कर के अल्लाह ताला के 99 नामों पर नज़में लिखकर उन्होंने आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उसके साथ साथ लड़कियों की फलाह बहबूद के लिए भी जनाब काम कर रही हैं। ये इतने सारी चीज़ें वो एक साथ किस तरह कर रही हैं, मज़ीद उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उन्हीं से जानते हैं। जनाब हमारे साथ अनीला तालिब मौजूद है। अनीला आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाहौर शहर में आके और स्पेशली लाहौर के चैनल पर आकर। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमें ऑनर दिया कि आप यहाँ पर आए। दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। लेकिन कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? सबसे पहले तो नीला वो जानना चाहेंगे हम आपसे। मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि जब मैं अपने चाइल्डहुड में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं लिखती थी। अच्छा। हमारे यहाँ सबसे जो बुरी चीज़ मैं समझती हूँ वो ये होती है कि हमारे पाकिस्तान में अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे डिस्करेज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो स्किल्स होती हैं वो मर जाती हैं और बच्चों के जो अंदर छुपी स्किल्स हैं वो सामने नहीं आती। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मैं एक ऐसी, अल्लाह ने मुझे एक ऐसे वालिदैन अता किए कि जो कि मैं समझती हूँ दूसरे बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी रोल मॉडल हैं। क्योंकि जब मैंने अपने फादर को अपनी पहली पोएम दिखाई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज किया। अच्छा। मुझे अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने मुझे कुछ जो पैसे हैं वो इनाम में दिए। तो उससे मेरे अंदर वो जो करेज आपके ज्यादा आ गई होगी, बूस्ट मिला होगा आपके, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने रुक के नहीं देखा और फिर ये हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट आप कह लें मेरी लाइफ का, कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी।
और मैं उनसे, जैसे वो होता है ना कि एक ग्रैंड मदर का और ग्रैंड जो डॉटर होते हैं उनके साथ जो आपका एक रिलेशन होता है, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि जब मैं अपनी बहुत यानी कि चीज़ों को पिक करना स्टार्ट कर चुकी थी, तकरीबन मैं 10 साल की थी कि मेरी ग्रैंड मदर जो है उनकी डेथ हो गई। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया और फिर मैंने उनके उस पेन को फील करते हुए जो है एक पूरी डायरी जो है वो उस पे पोइम्स लिखती, वो मैंने अपनी ग्रैंड मदर को डेडिकेट कर दी। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को पिक करती हूँ। जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं। मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ जाए, जैसे मैं जब ऐसे बच्चे देखती हूँ जो कि बहुत छोटी उम्र में कोई काम कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं उनके लिए कुछ करूँगी और उनकी आवाज़ बनूँगी और सोसाइटी को अवेयरनेस देने के लिए मैंने लिखने का आगाज़ किया। वो चीज़ जो कि मैं चाहती थी कि मुआशरे में चेंज आना चाहिए, तो मैंने उसके लिए जो है कलम का सहारा लिया। और उसके लिए मुझे जो है उर्तुगल गाजी का एक कोट बहुत ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने कहा कि जो मुल्क होते हैं अगरचे वो फतह तलवारों के ज़ोर पे होते हैं लेकिन वो चलते कलम के ज़ोर पे हैं। तो ये बस मुझे मोटिवेशन थी और फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। मेरे फादर को सारा क्रेडिट जाता है और मेरी मदर, इसलिए आज आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और सब आपको जानते हैं कि अनीला तालिब है कौन, क्योंकि उनके पीछे 2 ऐसे लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अनीला 6 किताबें आप लिख चुकी हैं, दूसरा 99 नाम जो है अल्लाह ताला के उनके ऊपर नज़में लिख चुकी हैं। तो ये सिलसिला आप मुझे बताइएगा, 99 नामों के ऊपर जो नज़में लिखी वो कैसे शुरू हुआ? जी, वो जैसे हर इंसान आप जैसे समझ सकती हैं कि हम एज अ मुस्लिम हमारी कोशिश होती है, अगर हम लोग नमाज पढ़ते हैं या कुछ भी जो भी कोई अच्छा काम करते हैं वो किस वजह से कि जो अल्लाह ताला की ज़ात है वो हम पे राज़ी हो जाए। हर इंसान इनर पीस चाहता है और इनर पीस उसे कहाँ से मिलता है? वो जब अल्लाह ताला से कनेक्टेड होता है तो तब उसे अल्लाह ताला एक ऐसी चीज़ देता है कि जो हमेशा रहने वाली होती है, वो उसे दे देता है अल्लाह ताला। क्योंकि मैं समझती हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, लेकिन सवाए जो कि अल्लाह ताला के साथ मंसूब हो गया, या अल्लाह की ज़ात ही ऐसी है कि जो हमेशा बाकी रहेगी। और जो भी इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ख़ुद को मुंसलिक कर लेता है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसे भी जो है लोगों के लिए भी ब्लेसिंग जो है वो बना देती है। इसका मैं आपको बताऊं कि मैं एक दिन बैठी हुई थी, मगरब का टाइम था, मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा अपने करियर के दौरान, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में से पहली राइटर और अपनी फैमिली की तरफ से पहली राइटर हूँ। मुझे ये कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तुम इस तरह कर लो, यहाँ पे लिख लो, ये कर लो, तो सब कुछ मुझे खुद फेस करना पड़ता था। और उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हर इंसान को कुछ भी प्लेट में रख के नहीं मिल जाता। एग्जैक्टली, हाँ। तो मेरे साथ भी यही मसला था। मैं इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी। मैं आपको बताऊं कि मैं इब्तदा में जब मैं स्टोरीज़ लिखती थी और वो जब पब्लिश नहीं होती थी, तो मेरी मदर जब मेरे घर पे डाइजेस्ट आता था या कोई भी ऐसा मैगज़ीन आता था तो उसमें मेरी स्टोरी नहीं होती थी, तो मेरी मदर जो है वो डाइजेस्ट छुपा देती थी और अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह कि मैं अपनी बेटी को इस तरह से नहीं दे सकती कि वो अपना डाइजेस्ट देखेगी, उसमें उसका नाम नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा पेन फील करेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको तुम कुछ ऐसा अता कर दो कि ये खुश हो जाए और फिर माँ की दुआ का असर देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो नाम है वो इंटरनेशनल बुक ऑफ अचीवर वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज हुआ और भारत से भी मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जैकी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो है उन्होंने भी मेरे इस
इस रिकॉर्ड को जो है वो रिकॉग्नाइज किया। तो ये सारा कुछ जो है ये मेरी माँ की दुआ का असर है। आपने 61 मुल्कों से भी अवार्ड हासिल किए, वो किन किन कैटेगरी में अवार्ड लिए? वो था कि लास्ट ईयर कंपटीशन चल रहा था, सितंबर में उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जिन दिनों वो कंपटीशन हो रहा था ये इटली में था, और ये 61 कंट्रीज से सब जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। और जब मैं इसमें पार्टिसिपेट मैंने भी करना था, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा रही थी, अपनी बुक्स जो कुछ मैंने किया, तो उन दिनों मेरी अचानक से मैं गिर गई थी और बहुत बुरे तरीके से गिरी। और मैं इस शिद्दत से गिरी थी कि जब मैं लेटी होती थी तो मुझे सोते हुए भी अपनी बैकबोन में जो है वो पेन फील होती थी। लेकिन उस पेन के बावजूद भी मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की पहली वो यंगेस्ट ऑथर हूँ कि जिसने 61 कंट्रीज से जो है वो इंटरनेशनल स्पेशल बुक पीस अवार्ड जीता। क्या बात है जनाब, क्या बात है। आगे के क्या, मतलब अभी तक कितने अवार्ड्स, आप इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर चुकी हैं, आगे का क्या सोचा है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं अनीला आपके? मेरा सबसे जो बड़ा फ्यूचर गोल है, मैं आपको बताऊं कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो यूथ है उनके लिए कुछ करूँ। वो कहते हैं कि अगर आप मुआशरे को कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको अल्लाह ताला ने सक्सेस दी है तो मुआशरे पर आपका बड़ा एहसान होगा कि अपने जैसे 10 लोग और तैयार कर दे। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि और बहुत सी अनीला जो है वो पैदा हों, और ये ना सोचे, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, और मेरे लिए एक इंटरनेशनल जगह पे जाना और वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर एक ऐसी सोसाइटी में रहना जहाँ पे लोग लड़कियों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, लड़कियों को आगे आने की इजाज़त नहीं मिलती। इसमें सारा जो क्रेडिट है मुझसे मेरे छोटे भाई सैयद अली रज़ा हैं उसको भी जाता है कि उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे फादर और सबसे बढ़ के जो मेरी मदर हैं। और फ्यूचर प्लान्स मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 42 लाख जो यतीम बच्चे हैं, मैं उनकी एजुकेशन के लिए एक सेंटर बनाना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि वो जो बच्चे हैं वहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकें, और क्वालिटी एजुकेशन पे मेरा फोकस है। उसके अलावा मैं लड़कियों की तालीम के हवाले के साथ साथ उनकी स्किल्स के हवाले से भी काम कर रही हूँ। और अब तक मेरी जो फाउंडेशन है उसने 1000 से ज़ायद जो लड़कियां वो ट्रेन की हुई हैं थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। हमने कुकिंग कोर्सेज करवाए, हमने मुख्तलिफ तरीके से उन लोगों को स्किल्स दी, और ऐसे लोगों को मैंने चुना जो कि बैकवर्ड एरियाज से थी, अंडर प्रिविलेज एरियाज से हमने लोगों को। और ये सारा कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। हम लोगों ने यहाँ तक कि उन्हें जो सर्टिफिकेट्स और जो हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वो भी बिल्कुल फ्री होती हैं। और उसके अलावा मैं काम कर रही हूँ सीरतुन रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। मैंने पाकिस्तान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेशन मुतारफ़ करवाया है, और जिसमें तकरीबन अब तक मेरी फाउंडेशन के तहत 8 से 9 से ज़ायद इलाका जात में जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनको कुछ इतना पता नहीं, हम लोग उन्हें इकट्ठा करते हैं। उन्हें बताते हैं कि देखो ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें जो है वो ला सकते हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चे जो है वो ज़ाहिर मुआशरे का, सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर हमने अपनी नेशन को सर्व करना है तो सबसे पहले जो आपका अपना बीज है, अपनी सीड को अच्छा कर लें तो ज़ाहिर है आपकी फसल भी अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने ऐसे बच्चों को किया। उसके अलावा ये जो आपकी अनीला फाउंडेशन है ये ऑनलाइन काम करती है? जी ये फाउंडेशन जो है अभी फ़िलहाल जो है कोविड की वजह से और कुछ वजूहात की बिना पे अभी ऑनलाइन काम कर रही है। और इसको ऑनलाइन रखने का मकसद जो है कि हमें तमाम लोग जो है वो ज्वाइन कर सके।
कोविड की वजह से बहुत से लोग जो है वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते और वॉलंटियरली जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अनीला तालिब हमारे साथ मौजूद है। अनीला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे गुफ्तगू करके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आप जो हमारी सोसाइटी के लिए, ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन के लिए आप कर रही हैं, ये बहुत बड़ा आपका एक कह ले के कंट्रीब्यूशन होगा हमारे माशरे में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आएँ। अब आपने मुझे इजाज़त देनी है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।